देखिए इसके बाद है आपका कई विधाएं, आपका हो गया संस्मरण हो गया, रेखा चित्र हो गया और रिपोर्टाज है और व्यंग लेख फीचर हो गया, आपकी है पत्र साहित्य। जो वीडियो है इसका आपका पत्र साहित्य थोड़ा सा बाकी था, गद्य विधाएं उसको भी सोचिए कंप्लीट हो जाए इसके बाद में, कि जो सारी गद्य विधाएं तो आपकी कंप्लीट हो गई, 1 2 3 बची हुई हैं छोटी सी, और कई गद्य विधाएं हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा परिचय करके बस चला जाए, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये 3rd ईयर वाले ही पढ़े या फिर 3rd ईयर वालों का ही सिलेबस है, क्योंकि गद्य विधाएं हमारा काव्य जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और एक काव्य पक्ष है, एक गद्य पक्ष है। काव्य तो हम जानते हैं कि जैसा कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल में जो कविताएं लिखी गई और जितने भी मतलब कवि आए उनकी कौन कौन सी रचना थी, किस काल के कौन से कवि थे, ये तो बारे में आपने शुरुआत BA फर्स्ट ईयर से ही जो ये सिलेबस चलता आ रहा है कि कौन से काल के कौन से कवि हैं। आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक तो आपके फर्स्ट ईयर के सारे कवि आ गए, जिसमें उनका पद्य है, मध्यकालीन काव्य संग्रह किताब में जो जितनी भी कविताएं हैं या पद्य है, कबीरदास है, तुलसीदास है, भक्तिकाल के जितने भी कवि हैं, आप तो उसको समझते ही गए। लेकिन आधुनिक काल जो अब सेकेंड ईयर का सिलेबस है, सेकेंड ईयर में क्या फर्स्ट ईयर में ही आपके एकांकी आ जाता है। फर्स्ट ईयर के सिलेबस में एकांकी भी है, निबंध भी है, तो ये हमारी क्या है, एकांकी निबंध क्या है, गद्य विधा है। जैसे पद्य और गद्य, पद्य किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, छंद लय तल मुक्त, जो छंदों से युक्त हो वो पद्य हो, जो छंदों से मुक्त है वो क्या है, गद्य है। जिसमें सुर लय ताल नहीं है वो गद्य है, और जिसमें लय ताल छंद जो गा के कहते हैं वो क्या हो गया, पद्य है। पद्य और गद्य, काव्य और गद्य समझेंगे ना। काव्य में जो होता है कविताएं आती हैं, और गद्य में आपका आता है लेख, जैसे निबंध हो गया, आपके जितने भी गद्य विधाएं हैं, निबंध, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, पत्र साहित्य, ये भी आपके साहित्य का ही एक पार्ट है, इसको जानना जरूरी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के सिलेबस में नहीं, लेकिन फर्स्ट ईयर के आपके एकांकी है, नाटक भी है और निबंध भी है, तीनों है ना। तो ये क्या है, हमारी गद्य विधाएं हैं। कभी कभी ये पूछता कि निबंध क्या है या नाटक क्या है, तो ये क्या है, हमारी विधाएं हैं, गद्य विधाएं हैं, जिसके रचनाकार क्या लिखते हैं, रचनाकार लिखते हैं या फिर लेखक लिखते हैं। अब है जैसा कि आपने सारी विधाएं कंप्लीट हो गई, कुछ बाकी है, थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर लिया जाए कि पत्र साहित्य है और एक डायरी और यात्रा वृत्तांत। पत्र साहित्य, एक पत्र साहित्य लिखा जाता है पत्र के माध्यम से, पत्र साहित्य, ये आपका पत्र साहित्य। अब पत्र साहित्य में क्या होता है, इसके लिए कहते हैं पत्र लेखन भी जो आधुनिक हिंदी की निरंतर विकासोन्मुखी विधा है। इसमें 2 प्रकार के पत्र होते हैं, एक तो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाले और दूसरे अनौपचारिक। इन पत्रों में बनावटीपन नहीं होता, वे आत्मीय भी हो सकते हैं तथा व्यंग्यपूर्ण भी। जैसा कि महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व एवं उनके अंतरंग की खोज करने हेतु उनके पत्रों का महत्व स्थापित हुआ, और इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन का वह अंतरंग पंच सामने आता है जो सामान्यतः अन्य लेखन में ओझल रहता है। वैजनाथ सिंह विनोद ने द्विवेदी पदावली 1954 तथा द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र प्रकाशित किए हैं। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने भी साहित्यकों के पत्र में महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी और पंडित हरिशंकर शर्मा व राहुल जो हैं भी प्रभृति साहित्यकारों के पत्र संकलित किए हैं। अब जो बनारसी दास चतुर्वेदी का नाम सुने होंगे कि इनका क्षेत्र भी महत्वपूर्ण, पत्र साहित्य में भी इनका जो है महत्वपूर्ण स्थान था, बनारसी दास का। इन्होंने क्या किया है कि चतुर्वेदी ने कि चाय के पियक्कड़ों की संख्या जिस दिन कहते हैं कि चाय के पियक्कड़ों की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, पर सब नशों की तरह उतना ही मादक और एक नशा है, और यह है चिट्ठियों को भेजने का। अब तो मोबाइल का ज़माना हो गया है, नेट का ज़माना हो गया है, अब तो कोई चिट्ठियों को समझता नहीं, लेकिन एक समय था ये पत्र जो है बहुत महत्व रखता था। ये पत्र बस जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व था, एक दूसरे से पत्र देना लेना। अब तो मतलब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है, फिर भी अभी भी कई जगहों पे पत्र के माध्यम से ही आपका कार्य होता है। तो इसमें दिया है कि जब इन्होंने कहा कि श्री राम शर्मा ने गालिब के पत्र तथा वीरेंद्र गुप्त ने प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम पत्र संपादित किए हैं। प्रेमचंद जी के पत्र
उनके सुपुत्र अमृत राय जी ने चट्टी पत्री नाम से प्रकाशित किए हैं और बच्चन जी ने पंत जी के कुछ पन्नों के संग्रह प्रकाशित किए हैं। उनके नाम ये हैं कवियों में सौम्य संत, बच्चन के नाम पंत के 100 पत्र जो 1970 में, बच्चन के नाम पंत के 200 पत्र 1971 में, क्रांतिकारी चिट्ठियाँ विशेषक से वीर सावरकर के पत्र छपे हैं। अनेक अभिनंदन ग्रंथों में अभिनंदनीय व्यक्तियों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। शांति निकेतन से शिवालिक तक ग्रंथ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ पत्र छपे हैं। नियोजित पत्र ये वे पत्र होते हैं जिन्हें संपादक व लेखक योजना पूर्वक स्तंभ विशेष में लिखते हैं। कल्पना में हरिशंकर परसाई के व्यंग्यपूर्ण पत्र और अंत में स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित होते रहे। इसी प्रकार चांद में विशंबर नाथ शर्मा कौशिक के दुबे को चिट्ठी नाम से प्रकाशित हुए और संपादक के नाम पत्र प्रायः सामयिकी जीवन की समस्याओं से संबद्ध रहते हैं। इस प्रकार के पत्रों की ख्याति लेखक की संवेदन शक्ति पर निर्भर रहती है। जैसा पत्र लेखन की ये जो हमेशा है वो विकास की तरफ चल रही है। पत्र साहित्य जो उस समय लिखा जा रहा था किसी कवि का या फिर किसी महान व्यक्तित्व का, वो पत्र क्या था, वो प्रकाशित होता था। लोग उसे पढ़ते थे कि कितना अच्छा तरीका है पत्र लिखने का, उनकी भावनाओं को पढ़ते थे। वही मतलब कहते थे कि जैसे कि आपने देखा ना कि कवियों में सौम्य संत लिखा गया था और बच्चन के नाम पंत के 100 पत्र और बच्चन के नाम पंत के 200 पत्र, एक 100 पत्र करके एक 200 पत्र करके भी लिखा गया है। क्रांतिकारी चिट्ठियों शीर्षक से वीर सावरकर के पत्र छपे थे। जैसे जो जिनके भी पत्र थे उनकी कुछ हेडिंग थी और शीर्षक देकर उसका भी नाम क्या होता था, छपता था। जैसे ही पत्र साहित्य, जैसे कि आपने देखा पत्र साहित्य के बारे में, ये पत्र साहित्य लिखा गया उस समय और इस क्षेत्र में कह रहे हैं कि ये जो इन पत्रों में बनावटीपन नहीं होता था, वे आत्मीय भी होते थे तथा व्यंग्यपूर्ण भी। कभी किसी पे कटाक्ष भी किया जाता था और कभी ये होता था कि आत्मीयता अपना प्रेम जताया जाता था। महान व्यक्तित्व में उनके अंतरंग की खोज करने हेतु उनके पत्रों का महत्व स्थापित हुआ था और इनमें व्यक्ति विशेष के जीवन का वह अंतरंग पक्ष सामने आता है जो सामान्यतः अनलेखन में क्या होता है, व्यक्ति विशेष के जीवन का वो अंतरंग पक्ष मतलब जो उनके मन की भावनाओं पर था वो सामने आता है, जो सामान्यतः अनलेखन में क्या था, ओझल था, नहीं पता लगा था। ऐसा पत्र साहित्य में मतलब ये सामने आता है। अब इसके बाद है डायरी। डायरी दैनंदिनी जिसे कहते हैं, दैनंदिनी जो रोज दिन भर की दिनचर्या, हर दिन की दिनचर्या जो नोट करते हैं उसे डायरी कहते हैं। देखिए डायरी में जो है कि डायरी आधुनिक गद्य की सर्वाधिक वैयक्तिक विधा है। ये क्या है, वैयक्तिक विधा है। वैयक्तिक विधा है सर्वाधिक। देखिए क्योंकि ये पर्सनल वैयक्तिक विधा है, क्योंकि वही व्यक्ति अपनी डायरी में लिखता है, वैयक्तिक विधा है ये। और इसमें जो है सीमित अर्थ में कापी, नोटबुक या यह पुस्तिका है, इसमें कहते हैं कि सीमित अर्थ में कापी, एक तरीके से इसको कहा जाए तो सीमित अर्थ में कापी, सीमित अर्थ में कापी। वैसे होता तो डायरी मतलब पन्नों जैसा ही कापी की तरह होता है, लेकिन इसमें कहा गया कि नोटबुक या वह पुस्तिका है में कापी, नोटबुक वह पुस्तिका है जिसमें दिन भर की जो दिनचर्या जो हमारी घटित होती है उसको हम क्या करते हैं, नोट करते हैं। कहती कि हर रोज दैनिक घटनाओं या दिन भर में किए कर्मों का क्या करते हैं, लेखा जोखा करते हैं कि हर रोज दैनिक घटनाओं
घटनाओं, क्रियाकलापों का लेखा जोखा करते हैं, का लेखा जोखा करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, डायरी में नोट करते हैं ना लेखा जोखा दिन भर का। इसमें कहते हैं कि दिन भर किए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाए, लेखा जोखा करते हैं, उसको करते हैं लेखा जोखा रखा जाए, वही डायरी है, वही डायरी है। देखिए इसमें यही होगा कि दैनिक घटनाओं क्रियाकलापों का लेखा जोखा रखा जाए, वही क्या है, डायरी है। जिसमें इस विधा में अनौपचारिकता का अभाव रहता है, इस विधा में अनौपचारिकता का अभाव रहता है। देखिए इसमें जो है अनौपचारिकता का अभाव रहता है तथा सद्य स्फूर्त भावों एवं प्रतिक्रियाओं को छोटे छोटे विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी इसमें अतीत की कलाओं का स्मरण व पुनर्मूल्यांकन भी होता है। जैसे एक तरह से देखिए डायरी आधुनिक गद्य की सर्वाधिक वैयक्तिक विधा है, जो सीमित अर्थ में कापी, नोटबुक या वह पुस्तिका है जिसमें हर रोज दैनिक घटनाओं या दिन भर में किए गए कार्यों का लेखा जोखा रखा जाए। इस विधा में अनौपचारिकता का अभाव रहता है तथा सद्य स्फूर्त भावों एवं प्रतिक्रियाओं को छोटे छोटे विवरणों के साथ प्रस्तुत किया जाता है। कभी कभी इसमें अतीत की कलाओं का स्मरण व पुनर्मूल्यांकन भी होता है। प्रयोगवादी कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध ने अपनी डायरी प्रकाशित कराई है, जिसका नाम है एक साहित्यिक की डायरी। इनकी जो मुक्तिबोध की एक डायरी है, जैसे कि किसी के देहांत के बाद या फिर कोई कवि अपनी डायरी में जो लेखा जोखा या पूरे जीवन का जो घटनाओं का उसने वर्णन किया होता है, वो अगर प्रकाशित कर देता है, वो डायरी सबके सामने आती है। उसमें कहते हैं प्रयोगवादी जो कवि मुक्तिबोध थे, गजानन माधव मुक्तिबोध, जो उन्होंने अपनी डायरी प्रकाशित कराई है और जिनका नाम है एक साहित्यिक की डायरी। इसमें युग, समाज, जीवन व साहित्यकार आदि के अनेकानेक महत्वपूर्ण निष्कर्ष व्याख्यायित किए गए हैं। इलाचंद जोशी की डायरी के फटे पन्ने नामक डायरी में उनकी विचारधारा, जीवानुभव तथा दैनिक प्रतिक्रियाएं सहज रूपेण निरूपित है और इस डायरी में दैनिक घटनाक्रम में सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं चित्रित हैं। देखिए डायरी के फटे पन्ने नामक डायरी जो थी इलाचंद जोशी की है, जो इसमें उनकी विचारधारा, जीवानुभव तथा दैनिक प्रतिक्रियाएं सहज रूपेण निरूपित है और इस डायरी में दैनिक घटनाक्रम में सामान्य और असामान्य दोनों प्रकार की प्रतिक्रियाएं चित्रित हैं और लेखक इन उलझनों पर विचार करते हुए गांधी जी की उपलब्धियों एवं उनके चिंतन की सार्थकता के संबंध में विचार करता है। गांडीव धनुष वही है किंतु बाणों में और उन्हें चलाने की कला बदल गई है। जैसा कि कहा गया है कि जो गांडीव धनुष वही है किंतु बाणों में और उन्हें चलाने की कला बदल गई है। हिमालय के शिखरों को भी आक्रमणकारियों ने रौंद डाला, बंद मुट्ठी उसे काल का विस्तार बना रही है, ऐसा करके वर्णित हुआ था। लेखक इन उलझनों पर विचार करते हुए गांधी जी की उपलब्धियों में उनके चिंतन की सार्थकता के संबंध में विचार करता है। जब उनके बारे में लिखता है, डायरी के में दैनिक घटनाक्रम में सामान्य और असमान दोनों प्रकार की क्या होती है, प्रतिक्रियाएं चित्रित होती हैं। डायरी के बारे में यहाँ बताया गया। अब दूसरा आपका है यात्रावृत्त या यात्रा वृत्तांत, दूसरी विधा जिसके बारे में बताएंगे। में आपने देखा कि पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी का यात्रा वृत्तांत है। सागर की लहरों पर भगत शरण उपाध्याय का और ठेले पर हिमालय जो है धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है। और अरे यावर रहेगा याद अज्ञे का सुबह के रंग जो है अमृत राय का है और आखिरी चट्टान
मोहन राकेश का यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत के बारे में आप जाने कि जो यात्रा वृत्तांत है ये इसमें इन्होंने यात्रा के दौरान जो अनुभूतियां हैं उसी का विवरण करना क्या कहलाता है, यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जिसमें इन्होंने एक दूसरी दुनिया अक्षय कुमार जैन की है, रूस में 46 दिन यशपाल और आखिरी चट्टान मोहन राकेश की है, और सारांश में आज का हिंदी गद्य विकास की ओर अग्रसित है और रोज नित्य नूतन प्रयोगों से गद्य साहित्य का कलेवर क्या है, भरा पड़ा है। और आज का गद्य लेखक अपनी अनुभूति के प्रति सच्चाई रखता है, इसलिए युगजनित जटिल व उलझी विचारधारा को व्यक्त करने हेतु मन के अनेक स्तरों पर विश्लेषण करने के लिए वह नई नई शैलियों का प्रयोग करता है। और गद्य की इन विविध मुखी विकासशील अवस्थाओं को देखकर ही, जैसे ये गद्य है कि इसमें इतना विकसित है, इस समय विकासशील है कि जिसको आधुनिक काल के जो विद्वतगण हैं, हिंदी साहित्य की रचना के आधुनिक गद्यकाल के जितने भी विद्वान लोग हैं, विद्वतगण हैं, इन्होंने इसका नाम गद्यकाल ही रखा गया है। आधुनिक काल का इसकी मतलब इसकी महत्वपूर्ण को देखते हुए इसके आगे की जितना गद्य फला फूला, इसमें कई की जो नई नई शैलियाँ प्रयोग हुई और कई विचारधारा गद्य की विविध मुखी विकासशील अवस्थाओं को देखकर ही इसका जो जितने भी विद्वान लोग हैं इन्होंने इनका क्या नाम रखा, गद्यकाल नाम रखा है। आधुनिक काल को गद्यकाल नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए जैसा कि आपकी सारी गतिविधियाँ जो आपके सिलेबस में थी अब कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन थोड़ा सा उसको रिवाइज कर ले कि कौन कौन सा है, दो लाइन कि इंटरव्यू आप पहले आज का जो था इंटरव्यू था, इंटरव्यू में आपने क्या देखा कि इंटरव्यू में जो सामने वाले को प्रश्न पूछा जाता है, बैठाकर प्रश्न पूछा जाए और उसका उत्तर लिया जाए, ठीक है। और इंटरव्यू कहते कि हिंदी साहित्य ये इसको पश्चिम का देन भी माना गया है। इंटरव्यू उत्तर देने वाला विज्ञान इसके पहले वाले वीडियो में था, लेकिन इसको थोड़ा सा एक बार ये सारी गतिविधियों को दो लाइन रिवाइज करेंगे और यहाँ से आज से आपकी गतिविधियाँ समाप्त हो जाएंगी। देखिए जैसा कि इंटरव्यू विधा हिंदी साहित्य में पश्चिम की देन है, जिसे सर्वसम्मत रूप में इंटरव्यू का अभी भी कोई सर्वसम्मत हिंदी पर्यायवाची शब्द प्रचलित नहीं हुआ है। यद्यपि इसके लिए भेंटवार्ता, चर्चा, परिचर्चा, साक्षात्कार आदि शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। अधिकांश इंटरव्यू शब्द ही प्रचलित है, अक्सर देखा जाता है एग्जामों में या कहीं भी। अब तक तो देखने वाले भी आते हैं तो आपका इंटरव्यू भी समझ लीजिए ले रहे हैं कि किस तरीके से सामने प्रश्न पूछते हैं। इसके 3 प्रकार हैं कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पास एक निश्चित प्रश्नावली भेजकर उनसे प्राप्त उत्तरों का आधार पर इंटरव्यू तैयार करना, और एक प्रत्यक्ष वार्तालाप के द्वारा और एक काल्पनिक द्वारा क्या करते हैं, इस इंटरव्यू को तैयार करते हैं। अब इसमें दूसरा था कि इनकी विधाओं में अंतर क्या है। इनका इंटरव्यू विधा का विकास, तो इसका भी विकास क्या था, भारतीय युग से था। और आत्मकथा, जैसा कि आप ध्यान दीजिएगा कि जो विधाएं थी जिसमें इंटरव्यू, आत्मकथा, जीवनी, इंटरव्यू और आपका उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, ये सब क्या था, सब भारतीय युग की हैं। जितने भी विधाएं हैं ये सब भारतीय युग। फिर द्विवेदी युग में आता है, छायावाद में आपका रेखा चित्र आता है, जैसा कि आप देखे हैं कि सब विधाओं में बताया गया है। और इसमें है कि और आत्मकथा में बताया गया कि आत्मकथा और जीवनी भी आप जैसा कि सुने होंगे कि आत्मकथा क्या होती है, अपने बारे में लिखना, और जीवनी क्या होती है, दूसरों के बारे में लिखना। और इस आत्मकथा अपने ही ढंग का पुनर्कथित इतिहास है और इसके साथ ही व्यक्ति के बाह्य विश्व के साथ संबंधित आत्मनिरीक्षण का प्रतिरूप है। और आत्मकथा का लेखक सामान्यतः प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है जिसका अपने धर्म, समाज, संप्रदाय अथवा जाति, राष्ट्र में विशेष स्थान होता है। ऐसे ही व्यक्ति की त्रिवृत्ति को जानने की जन समुदाय में उत्कंठा भी होती है और प्रकारांतर में वह उससे प्रेरणा ग्रहण करता है। आत्मकथा के बारे में देखें कि आत्मकथा कोई सर्वमान तत्व तो नहीं है, किंतु सुविधा और अध्ययन, वर्ण, विषय, चरित्र चित्रण, देशकाल, भाषा, शैली और उद्देश्य से क्या है, ये इसके तत्व हैं जिससे आत्मकथा की विषय वस्तु लेखक से स्वयं जुड़ी होती है। उसमें आत्मविकास क्रमिक वृत्त नहीं प्रस्तुत करता, प्रस्तुत आत्मविवेचन और विश्लेषण भी करता है। इसमें जो है व्यक्ति, देखिए जैसा कि पहले हमको बताना चाहिए था लेकिन अभी बता दे रहे हैं, इसमें एक हिंदी खड़ी बोली में गद्य का विकास, जब गद्य का विकास है, गद्य विधाएं तो आप पढ़ लिए, लेकिन हिंदी खड़ी बोली और गद्य का विकास कैसे हुआ इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आधुनिक काल में पहले आदिकाल, मध्यकाल के में गद्य के दर्शन होने लगे थे। वे गद्य मुख्यतः अपभ्रंश, राजस्थानी, ब्रजभाषा और दक्षिणी में उपलब्ध होते हैं।
उनका प्रयोग शिलालेखों, दानपत्रों, पट्टों, परवानों, वचनिका, चंपू काव्यों, टीकाओं और अनुवादों में हुआ है। गद्य की आरंभिक रचनाओं में सुरश्री मिश्र की बैताल पच्चीसी अधिक लोकप्रिय है। इस दिशा में लाला हीरालाल द्वारा सन 1795 में अबुल फजल कृत आयने अकबरी का ब्रिजभाषा गद्य में अकबरी की वचनिका नाम से किया गया अनुवाद महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का आरंभ गंग कवि द्वारा रचित चंद्र छंद वर्णन की महिमा 1570 ईस्वी में माना है और जॉर्ज ग्रियर्सन, नलिनी मोहन सान्याल आदि विद्वानों ने गद्य का आरंभ लल्लू लाल तथा सदल मिश्र की रचनाओं से माना है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी उपयुक्त विद्वानों से असहमति व्यक्त करते हुए फोर्ट विलियम कॉलेज से पूर्व गुरुमुखी गद्य की लंबी परंपरा दिखाते हुए नेपाल में सन 1930 ईस्वी में के आसपास राजकीय पत्र दरबार की कार्यवाहियों के विवरण तथा धार्मिक नाटकों में खड़ी बोली की उपलब्धि का प्रमाण दिया है। हिंदी गद्य के विकास में अंग्रेजों की भूमिका भी उल्लेखनीय है। उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों के प्रचार प्रसार के लिए प्रेस की स्थापना की थी, जिनका लाभ भारतीय लेखकों को भी मिला। गद्य के विकास के लिए प्रेस का होना आवश्यक था। खड़ी बोली के हिंदी के विकास में जिन लोगों का योगदान रेखांकित करने योग्य है उसमें लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल कहते हैं कि इन लोगों का खड़ी बोली के विकास में योगदान था। खड़ी बोली के विकास में योगदान जैसा कि आपने देखा है कि खड़ी बोली का प्रयोग तो सबसे पहले आदिकाल में ही हो गया था अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो ने जो पहेलियाँ मुकरियाँ लिखकर खड़ी बोली का विकास मतलब वहीं से स्टार्ट हो गया था योगदान। कह रहे थे कि इसमें जो है ये इसमें जो खड़ी योगदान है कुछ कवियों का है, जिसमें लल्लू लाल, सदा सुखलाल, लल्लू लाल, सदा सुखलाल, लल्लू लाल हैं, सदा सुखलाल और ईसा अल्लाह खां, सदल मिश्र, ईशा अल्लाह खां, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां हैं, सदल मिश्र, सदल मिश्र। देखिए कुछ कवि हैं जिनका खड़ी बोली गद्य में विकास था। सदल मिश्र हैं, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद जो हैं शिव प्रसाद, सितारे हिंद। शिवमंगल सुमन भी है जिसमें गद्य में राजा लक्ष्मण सिंह हैं, लक्ष्मण सिंह, देखिए इसमें है भारतेंदु हरिश्चंद्र, फिर देखिए इसमें कई कवि हैं। लल्लू लाल जो है इनका थोड़ा सा परिचय बता देते हैं कि ये आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। इन्हें उर्दू का अच्छा ज्ञान था और फोर्ट विलियम कॉलेज में नियुक्ति के बाद इन्होंने भागवत पुराण के 10वें स्कंद के आधार पर प्रेम सागर नामक गद्य ग्रंथ की रचना की है। और इन्होंने इसके अतिरिक्त इन्होंने बैताल पच्चीसी भी लिखा था, शकुंतला नाटक, ब्रिजभाषा व्याकरण, सभा विलास, माधव विलास, लाल चंद्रिका आदि भी इनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं। लल्लू लाल की भाषा में पंडिताऊपन अधिक है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ इन्होंने अरबी, फारसी तथा ब्रजी का भी प्रयोग किया है। और सदा सुखलाल हैं। सदा सुखलाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सदा सुखलाल जी दिल्ली के रहने वाले थे और इनका उपनाम नियाज था। इन्होंने उर्दू और फारसी में कई पुस्तकें लिखी हैं। ये पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकर थे। इन्होंने विष्णु पुराण का अनुवाद सुख सागर नामक निबंध भी लिखा था। इन्होंने पूर्वी प्रांत में रहने वाले हिंदुओं की बोलचाल की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का पुट देकर उसे साहित्यिक रूप दिया था।
अब इनकी भाषा में कहीं कहीं फारसी का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। सदा सुखलाल के बारे में। फिर है इनके बाद ईशा अल्लाह खां, मुंशी ईशा अल्लाह खां, सॉरी ईशा अल्लाह खां बिंदी रहेगा इसमें, ईशा अल्लाह खां। ईशा अल्लाह खां जो हैं इन्होंने ये मुर्शिदाबाद के रहने वाले थे। ये उर्दू के बहुत अच्छे शायर भी थे। दिल्ली में शाह आलम द्वितीय के दरबार में रहने के बाद ये लखनऊ के नवाब सादत अली खां के दरबार में भी रहे। इनकी कीर्ति का आधार रानी केतकी की कहानी है और रानी केतकी नाम की कहानी इन्होंने इस उद्देश्य में लिखी थी कि इसमें हिंदवी की छूट और किसी बोली का पुट न मिले, हिंदवीपन भी न निकले और भाषापन भी न हो। भाषापन से उनका अभिप्राय संस्कृत मिश्रित हिंदी से था। दरबार में रहने के कारण नई नई कल्पनाएं करने में वे पारंगत थे। इनकी शैली में परिहास और चुटीलापन मिलता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के बारे में देखिए, इनके जो हैं सितारे हिंद शिक्षा विभाग में संबंध थे। इनके प्रयत्न से हिंदी को स्कूलों में स्थान मिला। इन्होंने विद्यालय में जो स्थान मिला है वो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के कारण ही मिला है। उन्होंने बनारस से बनारस अखबार नाम का एक पत्र निकाला और उसके माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। इनकी भाषा में अरबी फारसी शब्दों का अधिक प्रयोग होता है और इसलिए वह उर्दू के अधिक निकट थी। उन्हें उर्दू में हिंदी लिखना अधिक पसंद था। उन्हें समाज का उच्च वर्ग ही रचनाओं का पाठक प्रतीत होता था। उनकी रचनाओं में राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, वर्णमाला, वामना, रंजन, विद्यांकुर, भूगोल, हस्तामलक, इतिहास, सिमरनाशक, सिखों का उदय और अस्त इत्यादि महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। फिर देखिए इनके बाद है राजा लक्ष्मण सिंह का नाम सुने होंगे, जैसे सितारे इन थे। अब राजा लक्ष्मण सिंह हैं, इनके बारे में है कि ये आगरा के रहने वाले थे। इन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दू नुमा हिंदी के विपरीत संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने आगरा के प्रजा हितैषी नामक पत्र निकाला। इनकी भाषा में संस्कृत निष्ठ होने के बावजूद आसान और लोकग्राह्य है। अब देखिए जैसा कि भारतेंदु युग के कवि आधुनिक काल के जो जनक माने गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके बारे में तो आप जानते होंगे। इनका थोड़ा सा परिचय भी अच्छा दिया गया था और सबसे बताते हैं कि बहुत कम उम्र तक जीवित रहेंगे। हिंदी खड़ी बोली और गद्य और समग्र इतिहास साहित्य के विकास में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन्होंने हिंदी गद्य की कई विधाओं के विपुल साहित्य की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की उर्दू प्रियता और राजा लक्ष्मण सिंह की संस्कृत प्रियता के बीच मध्य मार्ग की तलाश की और हिंदी को उसका वास्तविक रूप प्रदान किया। किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा गया कि इन्होंने जो है वास्तविक रूप प्रदान किया हिंदी को, और वे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे जिन्हें आम जनता बोलती और समझती थी। देखिए ये बहुत अच्छी बात है। आप उन्हीं शब्दों का, उन्हीं भाषा का या उन्हीं भाव भंगिमाओं का या फिर उन्हीं तरीकों का जब इस्तेमाल करते हैं जो इससे उनके बोलचाल में सरल हो और उनके जो भाव से मिलता जुलता हो और उनके जो वातावरण से मिलता हो, जिसको समझने में उनको क्या होती है, आसानी होती है। ऐसे जो विद्यार्थी है या फिर कोई भी जिसको हम अपनी भाषा में या सरल भाषा में जो चीज़ समझाते हैं तो वो क्या होता है, जल्दी समझ में आ जाता है। ऐसा देखा गया है। वही भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किया कि उन्होंने संस्कृत प्रियता के बीच मध्य मार्ग की तलाश की और हिंदी को उसका वास्तविक रूप प्रदान किया। उन्होंने आवश्यकता अनुसार सभी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, किंतु उनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रधानता होती थी। वे उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे जिन्हें आम जनता क्या करती थी, बोलती थी और समझती थी, वही भाषा का। क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका हम तो बताते गए लेकिन सामने वाला क्या है, समझ नहीं पा रहा है, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। तो ये भारतेंदु ने ही वो ऐसी भाषा का प्रयोग किया, वैसी बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जिसको सभी समझते थे, कि जिसको जनता बोलती और समझती थी। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका और स्त्री शिक्षा के लिए बाला बोधनी नामक पत्रिकाएं निकाली। जैसा कि इनकी आप रचनाएं पत्रिकाएं बड़ा फेमस रही हैं, कवि वचन सुधा और स्त्री शिक्षा के लिए जो है बाला बोधनी। अक्सर एग्जाम में इनका भारतेंदु हरिश्चंद्र तो पूछते ही हैं। भारतेंदु काल के मुख्य कवि जिनके नाम से भारतेंदु काल पड़ा, भारतेंदु युग पड़ा, और है कि उपयुक्त विद्वानों और रचनाकारों के अतिरिक्त फोर्ट विलियम कॉलेज, ईसाई मशीनरियाँ, आज समाज और दूसरी सामाजिक
सांस्कृतिक संस्थाओं की भूमिका भी हिंदी गद्य के विकास में क्या थी? उल्लेखनीय थी। कई सारी संस्थाएं थी जो हिंदी साहित्य के विकास में क्या है? उल्लेखनीय है। और यहीं से हिंदी साहित्य